अपर रूप रासायनिक गुण, जैसे देखो अपर रूप क्या होता है, कार्बन ले लो, कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप का रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग। अपर रूप का रासायनिक गुण क्या होता है, समान, क्योंकि तत्व समान है। अब भार अलग अलग है, इसलिए भौतिक गुण इसका क्या होता है, अलग अलग। भार अलग अलग होता है, हीरा का भार अलग है, ग्रेफाइट का भार अलग है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, तुमको पूछा था पेंसिल में क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट, पूछा था ना ये क्वेश्चन। अब कहता जल की कठोरता दो प्रकार की, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल की कठोरता दो प्रकार की, एक होता है स्थायी कठोरता, एक होता है दोस्त मेरे स्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता की अगर बात करोगे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। दोनों को दूर करते हैं। जैसे चला अगर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं थ्योरी में, तो जल दो प्रकार का होता है, एक मृदु जल और एक होता है कठोर जल। मृदु जल वो जल होता है जिससे पीते हैं और जिससे कपड़ा साफ करते हैं। कपड़ा क्या करते हैं, साफ करते हैं। कठोर जल वो जल होता है जिसे पीते नहीं और ना ही कपड़ा साफ करते हैं। कपड़ा साफ नहीं करते हैं, उसे हम लोग कौन जल कहते हैं, कठोर जल। मृदु जल न पीते हैं, सॉरी पीते हैं और कपड़ा साफ करते हैं। कठोर जल पीते नहीं हैं और कपड़ा साफ नहीं करते हैं। अब दोस्त मेरे, तो ये जो जल कठोर जल दो प्रकार का, कठोर जल कितने प्रकार का, कठोर जल दो प्रकार का, एक अस्थायी कठोरता और दूसरा अस्थायी। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। आइए चला पूछता है, दोनों को दूर करते हैं, दोनों को दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। यही क्वेश्चन पूछा था इस बार बिहार दरोगा में भी, तोरो पूछ सकता है यही क्वेश्चन कि दोनों को दूर किससे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। किससे दूर करते हैं? जल की कठोरता कितने प्रकार की, दो, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब दोनों को दूर करते हैं किससे, सोडियम कार्बोनेट। दोनों को दूर किससे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से दोनों को दूर करते हैं। दोनों को दूर किससे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से दोनों को दूर किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछता है। अब देखो अस्थायी कठोरता, इस कठोरता को दूर करने के लिए वाष्पीकरण विधि, और अस्थायी कठोरता महाभिविया यही पूछेगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट किए। सोडियम कार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर करता है और अस्थायी कठोरता को भी दूर करता है। जल कितने प्रकार का, कौन कौन, मृदु जल, कठोर जल। मृदु जल को पीते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, कठोर ना पीते ना कपड़ा साफ करते हैं। अब कठोरता दो प्रकार का, अस्थायी और अस्थायी। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी, अस्थायी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। आज दोनों को दूर करते हैं किससे, सोडियम कार्बोनेट से। सही है। डायनामाइट का नाम सुने हैं, इसका आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल। ये क्या है, विस्फोटक। उत्प्रेरक का नाम सुने हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है, अर्थात अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, बढ़ाता भी है घटाता भी। इसकी उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया। जैसे दो आदमी में झगड़ा होते रहता, तीसरा की कहता, मारो मारो मारो, कहता है ना, तो वही मारो मारो जो कहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में लड़ाई में भाग नहीं लेता, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। क्या कहते हैं उसको, कहेगा उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है घटा देता है, कहेंगे दोनों करता है, बढ़ाता भी है घटाता भी। इसकी खोज बर्जीलियस ने किया। किसने किया? इसके बारे में सर्वप्रथम 1835 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और
ये लिख लो, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता तथा घटाता दोनों है। बढ़ाता घटाता दोनों है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता घटाता दोनों है। हो गया? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता और घटाता दोनों है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन कौन सा बैच है आपका? यही वाला। लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लिखे? अगला मिश्र धातु ही, चला याद रखिएगा, इतने पूछता है। देखो पीतल पूछेगा जो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, कांसा कॉपर और टीन का, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिल्वर नहीं होता, पूछता है। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन। यही 4 को पूछता है, इसको याद रखिएगा, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर और सोल्डर। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? सिल्वर। अब देखो, एक होता है प्राकृतिक बहुलक, स्रोत पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे प्रोटीन, एमिनो अम्ल, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, ये सब कहां से प्राप्त होता है? प्रकृति से। एक होता है जो हम लोग बनाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयन, ये सब हम लोग बनाते हैं। पहला कृत्रिम रेशा है नायलॉन। पॉलिस्टर जो सबसे कम पानी अवशोषित करता है और जल्दी सूख जाता है, बोलन रे, तो कहते हैं संश्लिष्ट रेशा, कृत्रिम रूप से निर्मित होता है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिस्टर। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? प्राकृतिक जैसे हो गया, चला पटसन, पटसन जान रहा है, रुई, ऊन, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा। कृत्रिम होता है नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? कृत्रिम रेशा। देखो, अगर तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? सेलुलोज कहां पाया जाता है? पेपर में। कहां पाया जाता है? पेड़ पौधा में। स्टार्च नहीं पूछेगा, रबर कहां से प्राप्त किया जाता है? जितना लिख रहे हैं चला सब जहर है। आइसोप्रीन से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त होता है? पॉलीथीन नहीं पूछेगा, प्लास्टिक नहीं पूछेगा, नायलॉन। पहला कृत्रिम रेशा यही है, पहला कृत्रिम रेशा, जो पहला मनुष्य ने रेशा बनाया था वो नायलॉन है। पॉलिस्टर जल्दी सूखता है, जल्दी सूखता क्योंकि कम पानी अवशोषित करता। क्योंकि कम पानी अवशोषित करता। कौन? पॉलिस्टर। एगो पूछेगा टेफ्लॉन, ये तो बता दिए थे, कल बताए थे, याद है रे? टेफ्लॉन बर्तन पर न चिपकने वाला परत किसका होता है? बर्तन पर न चिपकने वाला परत न चिपकने वाला परत टेफ्लॉन का होता है। बर्तन पर न चिपकने वाला परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का। ये सब इंपॉर्टेंट है। शरीर की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोटीन। और रोग से लड़ने के लिए विटामिन सी। रिवीजन बैच चल रहा है, चला। हो गया? अरे लिख लिया? इतना स्लो लिखिएगा तो कैसे होगा? पहला कृत्रिम रेशा कौन है? नायलॉन। बढ़े?
अर्ध संश्लिष्ट रेयन सेलुलोज आधारित वो ये पूछेगा। चला ये सब ने पूछेगा। वल्कनीकृत रबर होता है जब रबर में क्या मिला देते हैं? सल्फर। पूछेगा रबर में सल्फर मिला देते हैं तो वल्कनीकृत रबर कहलाता है। रबर का वल्कनीकरण का खोज कौन किया? चार्ल्स गुडेयर। इस प्रक्रिया में रबर को सल्फर की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया था। महाभिवियाय। आपको कहेगा रबर का वल्कनीकरण कैसे करते हैं? रबर में सल्फर मिलाकर। क्या मिलाकर? प्लास्टिक का खोज करता अलेक्जेंडर पार्कस। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक होता है उष्मीय प्लास्टिक, एक होता है तापदृढ़ प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है उष्मीय प्लास्टिक, एक होता है दोस्त मेरे तापदृढ़ प्लास्टिक। उष्मीय प्लास्टिक वो होता है जो बार बार मुलायम हो सके, बार बार मुलायम हो सके। तापदृढ़ प्लास्टिक होता है जो एक बार मुलायम हो अर्थात जल जाए। बताओ, बार बार मुलायम हो सके मतलब मिल जाएगा बार बार। तो भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। आई नहीं मिलेगा। कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। मिल जाएगा कौन परिवर्तन? भौतिक। नहीं मिलेगा रासायनिक। तो याद रखिएगा, जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा। जरेगा मतलब ये जल जाता, तो रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए यहां लिखा हुआ, चला लिखने की जरूरत नहीं। उष्मीय प्लास्टिक। प्लास्टिक का खोज अलेक्जेंडर पार्कस। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी। इसमें लिख ही लो इसको, नहीं लिखा हुआ है तो जल्दी लिख। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत बचा हुआ है क्या? अब बाकी सब हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, खाली ज्योग्राफी में थोड़ा सा बचा हुआ है। बायोलॉजी इसके बाद। हाँ चलो, कुणाल सर करवाएंगे कल से। कल से बायोलॉजी होगा, 12:15 बजे कुणाल सर करवाएंगे। हो गया? अरे हुआ, कल है कंप्लीट भी करवा देंगे। 2, 2.5, 3 घंटा जो लगेगा कल उनसे बोलेंगे करवा ही देंगे। अरे हो गया। अब देखो चला, यहां पूछेगा पॉलीथीन नहीं पूछेगा। पॉलीथीन किस विधि से बनता है पूछेगा तो बहुलीकरण। अब पॉलीप्रोपीन नहीं पूछेगा, पॉलीस्टाइरीन नहीं पूछेगा यार। टेफ्लॉन अभी तुरंत बता दिए थे। पीवीसी ये होता है चला इलेक्ट्रिकल पाइप। इलेक्ट्रिकल पाइप जो होता है पीवीसी का होता है। टेफ्लॉन, इसमें कार्बन फ्लोराइड बंधन के कारण बर्तन नॉन स्टिकी हो जाता है। नॉन स्टिकी मतलब ना चिपकने वाला कि चिपकने वाला? ना चिपकने वाला। तापदृढ़ प्लास्टिक में है बेकेलाइट। बेकेलाइट से हम लोग कहां यूज करते हैं? टीवी रेडियो के कवर में। कहां यूज करते हैं? अरे बेकेलाइट का उपयोग कहां करते हैं? टीवी रेडियो के कवर बनाने में। कपास की प्राप्ति कहां से होती है? फूल से। मानव द्वारा प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन। कौन है रे? किस पदार्थ के बने कपड़े जीवंत रंग और चमकदार होते हैं? रेशम। कौन? कांच का प्रकार है चला, मृदु कांच, सोडा कांच। प्रयोगशाला में क्रूक्स कांच, धूप चश्मा में पूछेगा ही। क्राउन कांच चश्मा के लेंस में, फ्लिंट कांच कैमरा दूरबीन लेंस बनाने में। सीमेंट, इसके खोज करता था जोसेफ आस्पिडीन। कौन थे चला? सीमेंट में जिप्सम की मात्रा अधिक होगी तो धीरे धीरे जमेगा। एल्यूमिना अधिक होगा तो तेजी से जमेगा। चूना ज्यादा होगा तो दरार आ जाएगा। चूना ज्यादा होगा तो दरार आ जाएगा। कहता खोज करता जोसेफ आस्पिडीन। सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक रहने पर जमते समय उसमें क्या आ जाएगा? दरार। सीमेंट में जिप्सम का मुख्य कार्य है जमाव दर को क्या करना? धीमा। सीमेंट के शीघ्र जमने के लिए क्या मिलाते हैं? एल्यूमिना। क्या मिलाते हैं? सीमेंट जल्दी जमेगा कब? एल्यूमिना मिला देंगे। लेट से जमेगा कब? जिप्सम मिला देंगे। क्रैक्स आ जाएगा कब? चूना की मात्रा अधिक हो जाएगी तब। एनपीके का नाम सुने हो? ये मुख्य उर्वरक यही ना है।
नाइट्रोजन पूछबे करेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य उर्वरक है। बता दो, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछेगा 46.6%। हाँ, पूछता है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना। लिखा 46.6%। अब बताओ, हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन जुटता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब वनस्पति घी बनता है। यही प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अपमार्जक समझते हो क्या होता है? सरफ रे सरफ। एक होता है साबुन, एक होता है सरफ। सरफ को हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? अपमार्जक। क्या कहते हैं? अपमार्जक। साबुन का एक क्वेश्चन पूछता है, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। ये क्या है दोस्त मेरे? उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। देखो, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, कठोर जल में ही झाग नहीं देता है, लेकिन अपमार्जक दोनों में देता है, कठोर में भी मृदु में भी, दोनों में झाग देता है। तो चला एक बात बताओ, जे कपड़ा साबुन से नहीं साफ हो, केकरा से साफ होगा? सरफ। कहते हैं ना हम लोग, साबुन से नहीं होगा, सरफ मार दो। तो सरफ कठोर जल मृदु जल दोनों में झाग देता है। बोलन रे, इसके बारे में क्यों क्वेश्चन पूछता है? ये उच्च वसा अम्लों का कौन लवण है? सोडियम लवण। साबुन दे दे, सोडियम दे दे, आंसर मार देना। यहां लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना। अपमार्जक मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल का प्रयोग किया जा सकता है। जल में अशुद्धियां मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बताओ, नाला का पानी जल्दी खोलेगा कि सामान्य पानी? बाग छोटा, सामान्य पानी जल्दी खोलेगा। अशुद्धि मिला दोगे, क्वथनांक बढ़ जाएगा। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किसका? सिलिकॉन। सोलर प्लेट में सिलिकॉन का नहीं यूज होता है। और सिलिकॉन अर्धचालक ही तो हेडमास्टर वाला एग्जाम में पूछा था। सिलिकॉन अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है, कौन है? नाइट्रोजन। फिर कहता है सीसा को क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव। सीसा को क्या कहते हैं? अतिशीतित। आइए पूछेगा, सीसा कुचालक है। सीसा क्या है? कुचालक है। जस्ते में फुल जिंक ऑक्साइड यौगिक कहा था, नहीं पूछेगा। मीथेन और CO2 बायोगैस का मुख्य घटक है। अब वैसे बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। परमाणु रिएक्टर में कोर किसका बना होता है? यूरेनियम का। पीछे पढ़ाए हम, परमाणु रिएक्टर में कोर यूरेनियम का, मंदक किसका? D2O और ग्रेफाइट का। अनियंत्रक किसका? बोरोन और कैडमियम का। अशीतक किसका? सोडियम और पोटेशियम का। पढ़ाए ना पीछे? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित क्षण किसका होता है? बोरोन और कैडमियम। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्त कितना? 7। H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। केमिस्ट्री का राजा कौन? H2SO4। आगे को पढ़ाई थे थोड़ा एक्वारेजिया, HNO3 और HCl के 1:3 में मिला दोगे तो एक्वारेजिया बनाएगा, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा। किसका? पारा का होना अनिवार्य है। कैल्शियम कार्बाइड जल में डालने पर क्या देता है? एसिटिलीन गैस। एमिनो अम्ल से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। एमिनो अम्ल से प्रोटीन। फिनॉल की खोज सर्वप्रथम 1836 में, नहीं पूछेगा। एमिनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए कि रोग से लड़ने के लिए? किसके लिए? वृद्धि के लिए। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग। जबकि क्षैतिज कतारों को इचला। अगर आवर्त सारणी है तो इसमें ऐसी वाली कतार को आवर्त कहते हैं और ऐसी वाली कतार को क्या कहते हैं? वर्ग। किसी वर्ग के सभी तत्व, कोई भी वर्ग होगा, चला जैसे मान लो यक्रिय गैस का वर्ग है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो सबका गुण समान के अलग अलग। Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter your mobile number and verify using OTP. Enter your registered email ID for KYC verification. You're almost there. Now just add your PAN card details. Super easy, isn't it?
Open your account with Angel One today to start investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तापमान, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पन्न होना, अभिक्रिया के प्रकार हम चला पीछे भी बताए थे तुमको, इससे तुमको क्वेश्चन खूब पूछा है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी पूछा है ना। तो एक होता है चला संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया? एक मिनट चला। संयोजन का मतलब होता है जुटना, वियोजन का मतलब टूटना। हेलो, कहां थे हम? टाइप्स ऑफ अभिक्रिया से चला क्वेश्चन पूछा है तुमको, एकदम सिंपल है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ ए बी से जुटेगा, ए बी बना देगा। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया में ए बी टूटेगा और क्या बना देगा? ए और बी। इसका ठीक उल्टा ये होता है ना। और अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो ऊष्मा देगा कि लेगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो देगा कि लेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो ऊष्मा देगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो ऊष्मा लेगा। उसके बाद होता है एकल विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। एक होता है चला एकल विस्थापन, एक होता है क्या? द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में ए बी सी से अभिक्रिया करेगा और ए सी या प्लस क्या दे देगा? बी। और द्विविस्थापन में ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा और ए सी प्लस क्या दे देगा? बी डी दे देगा। इसमें दो को विस्थापित हुआ कि एक हो? इसमें एक हो। एक होता है जो आपको हेडमास्टर वाला में पूछा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो हम पीछे भी बता दिए। उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण कल बताए थे ना। अरे बोलो, निष्प्रभावीकरण पूछा है ना हेडमास्टर वाला में। ये अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और क्या दे देगा? लवण प्लस जल। इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं? या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और क्या देगा? जल। एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर A प्लस बी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की अगर हम बात करें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है जब A प्लस बी टूट के ए बी बनेगा और फिर ए बी जो है A प्लस बी बनेगा। एक होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब हुआ कि A प्लस बी जो है वो ए बी बनेगा, लेकिन ए बी टूट के A प्लस बी नहीं बनेगा। ये हुआ उत्क्रमणीय, जो इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। अनुत्क्रमणीय, इससे ये बनेगा लेकिन इससे ये नहीं बनेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या दे देगा? लवण और जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या दे देगा? लवण और जल दे देगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। एकल विस्थापन जहां एक, देखो यहाँ बी विस्थापित हुआ है यहां से, और यहाँ बी भी विस्थापित हुआ, सी भी, डी भी विस्थापित हुआ है, सी भी, तो दो को विस्थापित होगा। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा देगा, ऊष्माशोषी में ऊष्मा लेगा। संयोजन में जुटेगा, वियोजन में टूटेगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा। दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा। दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? ए बी से जुटेगा, क्या बना देगा? ए बी। ये इससे जुटेगा और क्या बना देगा? ए बी। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये हाइड्रोजन गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, और ये किस अवस्था में?
लिक्विड स्टेज में होता है। संयोजन अभिक्रिया में ये दोनों आपस में जुटेगा, एक संयोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में क्या हो जाएगा, टूटेगा ना, ए बी ए और उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन मतलब उष्मा देके वियोजन, उष्मा देंगे उष्मा देके तोड़ देंगे। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश देके वियोजन, बोलन रे। विद्युतीय वियोजन, विद्युत देके वियोजन। प्रकाशीय वियोजन हो गया ये, विद्युतीय अपघटन ये हो गया। एकल विस्थापन हो गया जब ए को विस्थापित होगा, और द्विविस्थापन हो जाएगा जब दू को विस्थापित होगा। उष्माक्षेपी किसको कहते हैं, चला इसको लिख लो, जिसको इसको हम हाईलाइट करते हैं उसको लिख लो, पूछा है पूछेगा। एगो ये लिख लो, लिख लिया, इस सबको पता भी होगा। उष्माक्षेपी जो उष्मा देगा और उष्मा शोषी जो उष्मा लेगा। 2 बार तो पूछ दिया ही क्वेश्चन तुमको। आई हेडमास्टर वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कल भी हम बता दिए थे, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और क्या दे देगा, जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या दे देगा, लवण और जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या दे देगा, लवण और क्या दे देगा, जल। बाप रे, चला कितना हम रिस्क लिए हैं, तुम समझ रहा है। 5 पन्ना में साइंस, समझो रिस्के वाला बात, लेकिन चला क्वेश्चन मत आएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या देगा, लवण और जल। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। अनुत्क्रमणीय नहीं बनेगा। एक होता है चला अमोनिया, नाम सुने हो, इसको हैबर विधि से बनाते हैं। कौन विधि से बनाते हैं, हैबर विधि से। अमोनिया को कौन विधि से बनाते हैं, हैबर विधि से। अमोनिया को कौन विधि से बनाते हैं, हैबर विधि से। अमोनिया को कौन विधि से, हैबर विधि से। अभी चला 40 मिनट यहां से बायो की क्लास चलेगी, ठीक ना। यहां से बायो वाले सर आएंगे और अभी आपको बायो पढ़ाएंगे कुणाल सर। कहां है, और चला जी आप 2 क्लास बायो का कर लीजिए। ये वाला है क्या, ये आप 2 क्लास चला बायो का कर लीजिए, हमको लगता है कि आपका काम हो जाएगा। अच्छा टीचर हैं और पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 2 क्लास करके आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। कहां है, भेजो। अभी चला बायोलॉजी सर पढ़ाएंगे आपको, मेरे यहां फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, चलो बायोलॉजी कुणाल सर पढ़ाते हैं। आप पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब ही इज अ गुड टीचर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम आपका काम कर दिए हैं। आप एक बार उस जितना पढ़ाए उतना पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप चला एकदम वीवीआई जो पूछता है हर एग्जाम में 90%, हम चला सेलेक्टेड नहीं करवाए, 90% एग्जाम में यही पूछता है। आप एग्जाम देते होंगे तो आपको क्वेश्चन लड़ता होगा तो पता चलता हो। जबरदस्ती सेट कर दोगे तो फिर जे कहो, जबरदस्ती अगर सेट कर देना है क्वेश्चन तब तो जे कहो। बताओ, बेंजो खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्या, आ जाइए सर। तीर का कौन सा लॉ है, धनुष से तीर का निकलना, न्यूटन का। हमको लगता है ये पहला नियम होना चाहिए ना। एक बार हमको क्वेश्चन दिखा देना, दिखा देना। अभी चला कल लेते आइएगा। आज और कल बायोलॉजी चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। बैठो, आज और कल बायो चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। आप क्लास करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए 50 पॉइंट खींच देना चाहते हैं।
चलिए रेडी। अब देखना है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। ये सब तो बताए हैं आप लोग को, फिर रिवीजन हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन में लड़के ध्यान देंगे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम कौन किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भैया जो बायो शब्द जो दिया गया था किसके द्वारा, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। जबकि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। याद रखिएगा सब पॉइंट को, ठीक है। अब एक है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन थे? तो आप याद रखिएगा इसके लेखक थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? और थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का। अब देखिए जीवों का आधुनिक वर्गीकरण कौन दिया था? कैरोलस लीनियस। कौन दिया था? कौन दिया था? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति कौन दिया था? कैरोलस लीनियस। कौन दिया था? हाँ। और जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। यानी पूरे जंतु का पूरे जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में? 5 भागों में। कितने भागों में? बिल्कुल याद रखिएगा। आप देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु बताए थे आप लोग को। बताए थे कि नहीं बताए थे? ऑनलाइन वाला ध्यान देगा। अब देखिए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, इसके अंतर्गत जो जीव आएगा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। अर्थात आप याद रखिएगा मोनेरा में जो भी जीव आएगा कैसा होगा? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? अच्छा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक आएगा कौन कौन? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, तो बताइए बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस में आएगा? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोटिस्टा में जो जीव आएगा कैसा होगा? कैसा? याद रखिएगा प्रोटिस्टा में जो जीव आएगा ना साहब, ये बहुकोशिकीय नहीं होगा, ये होगा एक कोशिकीय। कैसा होगा? थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय, हाँ याद रखिएगा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होगा। जैसे शैवाल, डायएटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा। तो आप याद रखिएगा ये सारा जीव एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? अगर आपसे पूछे अमीबा कैसा? अमीबा, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम। अरे कटवा रहे भैया, मास्टर बन रहा है कि जब आप बोल दिए इसको काट के एक कोशिकीय करो, ठीक है। हाँ विकसित इसलिए होगा क्योंकि यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक अविकसित, यूकैरियोटिक विकसित, प्रोकैरियोटिक अविकसित, यूकैरियोटिक कवक या बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये कैसा होता है? मृत जीवी। कैसा? अगर आपसे कोई पूछे कवक कैसा होता है, एकमात्र कवक है जो एक कोशिकीय होता है। कौन? ईस्ट। कौन? ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। कैसा? अगर प्रश्न पूछ दे कि ईस्ट कैसा कवक है, एक कोशिकीय। कैसा? एक कोशिकीय कवक है। मशरूम एक प्रकार का है। क्या है? कवक। मशरूम एक प्रकार का
कवक है। क्या है? कवक की प्रकृति कैसी होती है? मृत जीवी। मृत। अगर प्रश्न पूछ दे कि भैया बताओ कवक की प्रकृति कैसी होती है? मृत जीवी होती है, अर्थात सड़े गले चीजों पर जन्म लेता है। अर्थात सड़े गले चीजों पर जन्म लेता है, वैसे कवक को मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। तो मृत जीवी पता चल गया, बहुत अच्छा। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक बताया गया। कैरोलस। कैरोलस आनुवांशिक का पिता। ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान। और अगर आधुनिक पूछेगा तो टीएच मॉर्गन। टीएच आधुनिक अगर पूछा जाएगा जेनेटिक्स का पिता टीएच मॉर्गन। टीएच भारतीय पारिस्थितिक तंत्र का जनक रामदेव मिश्रा। रामदेव। और ऐसे अगर पूछेगा तब क्या जवाब दीजिएगा? ऐसे अगर इकोसिस्टम का जनक पूछेगा, इकोसिस्टम दे चुके हैं आप लोग को क्वेश्चन भी। अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल याद रखिएगा। इकोलॉजी का जनक है, एक मिनट, एक है आर्थर जॉर्ज टेंसले और एक है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी और इकोसिस्टम का जनक आर्थर जॉर्ज टेंसले। आर्थर जॉर्ज टेंसले। आर्थर जॉर्ज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और एक है इकोलॉजी। याद रखिएगा। इसका है अर्नेस्ट हैकल। एक मिनट, हाँ ठीक है। और इसका है इकोसिस्टम का टेंसले। एजी टेंसले। एजी टेंसले। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक